स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस में। भारतीय राज्य व्यवस्था का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 तक का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। तो आज दो अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे, अनुच्छेद 23 और 24। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध रक्षा के अधिकार के बारे में बात करता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का, चाहे वह राज्य के द्वारा हो चाहे वह किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा हो, अगर किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है तो उसे कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और किस आधार पर शोषण कहा जाएगा, इसका उल्लेख 23 और 24 में करा गया है। तो आज हम लोग दोनों अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, 23 को और 24 को, और जितने भी इसके आयाम हो सकते हैं उन सब पर बात करेंगे। तो आप लोग शीर्षक दीजिएगा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23। देखिए, अनुच्छेद 23 में 3 शब्दों का उल्लेख किया गया है। एक तो किया गया है मानव दुर्व्यापार का, मानव दुर्व्यापार का। दूसरा किया गया है बेगार का, और तीसरा क्या है बलात् श्रम का। इन 3 शब्दों का यूज किया गया है, मानव दुर्व्यापार का, बेगार का और बलात् श्रम का। अनुच्छेद कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति से या किसी भी व्यक्ति का मानव दुर्व्यापार नहीं हो सकता, उससे बेगार नहीं कराया जा सकता, उससे बलात् श्रम नहीं किया जा सकता। ये सब प्रतिषेध हैं और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो ये एक दंडनीय प्रक्रिया होगी, अर्थात दंड दिया जा सकता है इसके लिए। अब इन 3 शब्दों का अर्थ क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार का अर्थ है मानव को खरीदना बेचना, वस्तु की तरह मानव को खरीदना बेचना। इसके अंतर्गत आपका वेश्यावृत्ति भी आता है, इसके अंतर्गत आपका दास प्रथा भी आती है, इसके अंतर्गत देवदासी प्रथा भी आती है, या किसी और चीज के लिए आजकल एक शब्द और हो रहा है कि मेडिकल की फील्ड में भी मानवों का दुर्व्यापार किया जा रहा है, उनके ऑर्गन्स के लिए, वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि मानव का वस्तु के समान खरीदना और बेचना पूरी तरह प्रतिषेधित है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी स्त्री को वेश्यावृत्ति के लिए बेचा जाता है या खरीदा जाता है, ये भी अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आएगा। किसी प्रकार व्यक्ति को दास बनाकर रखा जाता है और कुछ और लोग के लिए उसको काम कराया जाता है दास की तरह, तो उसका प्रयोग किया जाएगा। बहुत सारे राज्यों में या बहुत सारे मंदिरों में देवदासी की प्रथा थी। हालांकि देवदासी पर आप लोगों को ध्यान होगा कि मूवी भी आई थी, उसमें यह था कि जब तक एक बच्ची अपनी रजनोवृत्ति की उम्र तक नहीं आती तब तक वह मंदिर में देवदासी के रूप में देवी की तरह पूजी जाती है। लेकिन जब उसकी वो उम्र आती है, जब वो तरुण होती है, तो उसको उस पद से हटा दिया जाता है और नई देवी का चयन किया जाता है। ये प्रश्न उठा था नेपाल के एक मंदिर के केस में, और उस प्रश्न का ये जवाब था, या ये प्रश्न उठाया था उस स्त्री ने, उस लड़की ने जो देवदासी बनी थी या देवी के रूप में पूजित की जाती थी। बोली कि मुझे लोग देवी के रूप में स्वीकार करते थे, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद मेरे साथ वो व्यवहार नहीं किया जा रहा। अब उस जो लड़की है वो ना तो अपना पारिवारिक जीवन व्यतीत कर सकती है, यानी कि विवाह वगैरह नहीं कर सकती, गृहस्थ जीवन व्यतीत नहीं कर सकती, और अगर वह गृहस्थ जीवन व्यतीत नहीं कर सकती है तो कौन सा जीवन व्यतीत करेगी, कैसे करेगी? क्योंकि कोई व्यक्ति उससे काम पर नहीं रखता, क्योंकि वो कहते तुम तो देवी थी, अब देवी से हम काम थोड़ी ना कराएंगे, और देवी थी इसलिए काम नहीं कराएंगे, और खाने पीने रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करेंगे, तो उस स्त्री का या उस बच्ची का जीवन जो होता वो नरकीय जीवन हो जाता था। इसलिए इसको भी अनुच्छेद 23 के अंतर्गत रख दिया गया दास प्रथा के संदर्भ में। हालांकि भारत के संविधान में उल्लेखित रूप से कहीं पर भी दास प्रथा का उल्लेख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत की संस्कृति में कभी दास प्रथा का वो रूप नहीं था जो यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिकन कंट्रीज में था। अमेरिका के 13वें संविधान संशोधन के द्वारा वहां दास प्रथा शब्द का उल्लेख किया गया,
क्योंकि वो वहाँ के कल्चर में था। जो साउथर्न कंट्रीज थे अमेरिका के, वो जो हमारे यहाँ से या अफ्रीका से, इंडोनेशिया आदि क्षेत्रों से जो लोग गए थे, उन लोगों को दास बनाकर वहाँ पर रखा जाता था, काम कराया जाता था। लेकिन हमारे यहाँ वो रूप कभी नहीं रहा दास प्रथा का। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर रामायण महाभारत आप लोग देखते हैं तो जो काम करने वाले लोग होते हैं वो दास के रूप में होते हैं। आपको ध्यान होगा कि एक सीरियल में, रामायण के उस महाभारत के एक सीरियल में, जब भीष्म पितामह अपने अंतिम दिन के लिए जा रहे थे, उनको आभास था कि आज मेरा अंतिम दिन है, तो वह अपने जो सेवक थे उनको कहते हैं कि मैं तुम्हें दास्ता से मुक्त करता हूँ। ये डायलॉग आपने कभी सुना होगा कि मैं दास्ता से मुक्त करता हूँ। और जो दास थे ना, वो हार वार सोना मोना पहने हुए थे, मुकुट और हाथ वगैरह में सब कुछ बढ़िया से कपड़े पहने हुए थे। वाकई में भारत में दास्ता का यही रूप था। दास्ता का अर्थ ये नहीं था कि उनको भूखा रहकर उनको खाना ना देना, उनको मारना पीटना। ये भारत में कभी स्वरूप नहीं रहा। ठीक है, आज भी हमारे घरों में काम करते हैं लोग, तो अपने खाने से पहले हम लोग उनका खाने के इंतजाम करते हैं। तो भारत में दास्ता का वो स्वरूप नहीं है, इसलिए दास प्रथा का उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया। लेकिन वो जो एरिया है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स के अनुसार, वो जो आयाम है, जो क्षेत्र है, जो परिक्षेत्र है, वो काफ़ी व्यापक है, उसमें इसको भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं को करना दास प्रथा, और देवदासी वाली मैंने बात बता दी आप लोगों के लिए। ये सब कुछ करना क्या है, अनुच्छेद 23 का उल्लंघन माना जाएगा। बेगार, देखिए बेगार शब्द का सीधा सा अर्थ है, आदमी कहते हैं मुझसे तुमने बेगार करा लिया। बेगार का अर्थ है कि आदमी से काम करवा और उसके श्रम के बदले उसका मूल्य प्रदान ना किया जाए। आपने काम कराया और श्रम के बदले जो उसका उचित मूल्य है श्रम का, वो प्रदान नहीं किया गया। पूरे दिन काम कराने के आपने दे दिया 50 रुपये, बोले पकड़ मजे कर बेटे। अब 50 रुपये पूरे दिन का श्रम का मूल्य नहीं है। ठीक है, ये बेगार के अंतर्गत आएगा। या पूरे मूल्य नहीं देना, या मूल्य देना ही नहीं, भगा देना, मारना पीटना, ये सब क्या बेगार के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आप लोगों को मालूम है कि बहुत सारी प्रथाएं हैं, जैसे सिर पर मेला ढोना इसके अंतर्गत आता है, या बच्चों से बागाड़ का काम करना, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। बच्चों से भीख मंगवाना, हालांकि वो 24 में भी आता है, लेकिन बच्चों से भीख मंगवाना इसी के अंतर्गत आता है, बेगार के अंतर्गत। तो बेगार का भी एक जो आयाम है वो काफ़ी बड़ा है। तो इस तरह के कोई भी काम करना जो व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ हो, 23 के अंतर्गत आता है। हालांकि इसका संबंध 21 से भी जुड़ सकता है, प्राण और देह की स्वतंत्रता के अंतर्गत। हम लोगों ने बताया कि प्राण और देह की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 21 एक ऐसा आर्टिकल है जो सब तरफ व्याप्त है, जिसकी परिधि बहुत ज़्यादा है। यानी कि किसी व्यक्ति के जीवन को, वो भी गरिमापूर्ण जीवन को जीने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, सब 21 के अंतर्गत आते हैं। अब कोई आदमी भीख मांग रहा है, तो हालांकि अनुच्छेद 23 में उसका उल्लेख है, लेकिन 23 में उसका उल्लेख होने के बावजूद भी क्या है, क्या वो गरिमापूर्ण जीवन है? भीख मांगना कोई गरिमापूर्ण जीवन तो नहीं है। यानी कि वो 21 का भी उल्लंघन है, यानी कि दो आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है, 21 का और 23 का। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो भारत का संविधान बड़ा खूबसूरत संविधान है। कई जगह पर व्यक्तियों की गरिमा को बचाए रखने का प्रयास किया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बलात् श्रम की बात कर लें। बलात् श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती, बलपूर्वक किसी से कार्य कराना। बलात् का अर्थ होता है जबरदस्ती, किसी को मारकर, पीटकर, धमकाकर, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इस तरह का काम करना। मान लीजिए कोई MP है, MLA है, और वो किसी व्यक्ति को, मजदूर को बुलाए, या हमारे पुलिस अधिकारी हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये क्या करें, किसी व्यक्ति को बुलाएं और इनके प्रभाव के कारण उसको कोई सैलरी ना दें, वो बलात् श्रम कहलाता है। किसी से जबरदस्ती काम कराना बलात् श्रम के अंतर्गत आता है। और इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए इसके अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि ऐसा करने पर यह एक दंडनीय अपराध है। अब दंड कौन सा दिया जाएगा, किस अनुच्छेद, किस नियम, किस कानून के तहत दिया जाएगा? तो सरकार ने 2 कानून बनाए। अनैतिक दुर्व्यवहार अधिनियम 1955 का नियम, 56 का नियम था। अनैतिक दुर्व्यवहार लिख देता हूं मैं आपके लिए। अनैतिक दुर्व्यवहार
दुर्व्यवहार अधिनियम 1956 और दूसरा 1976 का अधिनियम था 1976 का बंधुआ मजदूर उन्मूलन कानून, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कर लीजिएगा, अधिनियम 1976। ये दो कानून बनाए गए जो इन परिस्थितियों में क्या करते हैं, दंड के प्रावधान करते हैं। तो मेरे हिसाब से अनुच्छेद 23 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अनुच्छेद 23 का एक अपवाद भी है, अनुच्छेद 23 का एक अपवाद भी है, और अपवाद यह है कि मान लीजिए राज्य किसी सामाजिक कार्य के लिए या किसी प्रकार कोई कार्य कराने के लिए जो कि देश हित से जुड़ा हुआ हो, सामाजिक आधार पर जुड़ा हुआ हो, उसको अगर कराता है तो वह अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए जो कारगिल का युद्ध हुआ था उस समय बहुत सारे एनसीसी के कैंडिडेट को सेवा के लिए भेजा गया था। अब सिर्फ सेना में बंदूक लेकर पाकिस्तान से लड़ने का ही काम नहीं होता और अन्य काम भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जूतों की पॉलिश करना, कपड़े धोना, कपड़े तैयार करना, भोजन बनाना, वहाँ की साफ सफाई करना, स्थान की जहाँ कैंप लगा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, लेकिन जो लोग ये काम करते हैं वो सैनिक ही होते हैं, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो उन लोगों को अग्रिम मोर्चे पर भेज दिया जाता है। आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी, वो बॉर्डर फिल्म में, बॉर्डर मूवी में जो बावर्ची होता है वो भी एंड में बंदूक लेकर खड़ा हो जाता है ना। वो लोग तो सैनिक है, वो लड़ना भी उनको ट्रेनिंग में शामिल है, वो लड़ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए खाना बनाना, साफ सफाई करना है आदि काम तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो एनसीसी के जो कैंडिडेट थे उनको वहाँ भेजा गया। अब वो लोग कहते हैं कि हमने काम किया, सैलरी लाइए, ना माना जा सकता। मान लीजिए एनएसएस के कैंडिडेट हैं और या आपके स्काउट वाले छात्र हैं, तो कभी कभी क्या होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है तो स्काउट के छात्र आ जाते हैं, वो थोड़ा सा मदद करने शुरू कर देते हैं पुलिस के साथ। या एनएसएस के छात्र होते हैं, वो साफ सफाई करना, पेड़ पौधे लगाना, जागरूकता फैलाना किसी चीज़ के लिए, स्वच्छता के लिए या टीकाकरण के लिए। तो वो शाम को कहेंगे अपने बॉस से या अपने जो अधिकारी या टीचर गए साथ में कि हमको सैलरी लाइए, क्योंकि आज हमने पूरे दिन काम किया और आपने हमारा अनुच्छेद 23 का उल्लंघन कर लिया। तो ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन राज्य इन कार्यों को करने में भी जाति, धर्म, लिंग, भाषा, जन्म स्थान, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। यानी कि जो बात 15 और 16 में कही गई है, जिन जिन आधारों को लेकर बात की गई है, उन आधारों के आधार पर इसमें विभेद नहीं कर सकता। कि मान लीजिए बॉर्डर पर भेजना है, कारगिल युद्ध हो गया और सेना की सेवा के लिए भेजना है, तो कह दिया जाएगा कि अमुक जाति का या अमुक धर्म का जाएगा, अमुक धर्म का नहीं जाएगा, या अमुक स्थान का जाएगा, अमुक स्थान का नहीं जाएगा। इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकती। सभी व्यक्ति को कंबाइंड फॉर्म में वहां पर भेजा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा कार्य कराना अनुच्छेद 23 का उल्लंघन पूर्णतः नहीं माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। क्लियर है। 23 का ये अपवाद भी है। कभी आपको आवश्यकता, भूकंप आ गया कभी और आवश्यकता लगी, कुछ लोगों की आवश्यकता है ना, तो जो जिलाधिकारी होगा वो कहेगा एनसीसी कैंडिडेट के लिए कि आप इन लोगों को भेज दीजिएगा या एनएसएस वालों को भेज दीजिएगा, या वहाँ पर भोजन का वितरण करना है। तो स्वयं सेवी संस्थाएं जो होती हैं या सरकार की मदद करनी शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो ये लोग कहें कि शाम को क्या आप हमको सब सैलरी दीजिए क्योंकि हमने पूरे दिन भर काम किया, तो ये 23 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अनुच्छेद 23 यहाँ पर समाप्त हो गया और आपको क्लियर भी हो गया होगा। अब हम लोग अनुच्छेद 24 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 24 ये कहता है, ये विशेषकर 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए व्यवस्था की गई है। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के लिए बच्चे, ये कहा गया है कि किसी बच्चे को किसी कारखाने में, दूसरा किसी खान में, और तीसरा जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता। जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। ये व्यवस्था की गई है। पहले तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए है ये व्यवस्था, और ये
राज्य के लिए भी है और प्राइवेट व्यक्ति के लिए भी है, दोनों पर ये अप्लाई होता है। और भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है। ये सिर्फ भारत के नागरिक को अधिकार प्राप्त नहीं है, ये वो है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है भारत में निवास करने वाले। 3 बात कही है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के किशोर बालकों को किसी कारखाने में नहीं लगाया जा सकता, किसी खान माइंस में नहीं लगाया जा सकता और किसी भी डेंजर काम में, यानी कि जो काम जोखिम भरा है उस काम में नहीं लगाया जा सकता। और इसका उल्लंघन करने पर यह एक दंडनीय अपराध है, इसके लिए दंड की व्यवस्था की जाएगी। अब कुछ इसके बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि किसी कारखाने में नहीं लगाया जाएगा, किसी खान में नहीं लगाया जाएगा और जोखिम भरे काम में। ये दोनों तो क्लियर है कॉन्सेप्ट, इसमें तो कोई बात है नहीं, किसी कारखाने में नहीं लगेगा, खान में नहीं लगेगा। अब जोखिम भरा काम क्या हो सकता है और क्या काम नहीं हो सकता। जैसे पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ 1983 का मामला है। इसमें लोगों ने पूछा, इस संस्था ने पूछा था कि भवन निर्माण के कार्य में भी बहुत सारे क्या होते हैं, बच्चे लगे होते हैं, क्या वह माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो इसका अर्थ यह है कि इसका उल्लेख तो कहीं पर नहीं हुआ है, क्योंकि बालक नियोजन अधिनियम 1938 लागू हुआ था और उसके अंतर्गत भवन निर्माण का कार्य इसमें सम्मिलित नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट्स में कहा, क्योंकि भवन निर्माण का कार्य एक जोखिम भरा काम है, आदमी छत पर है, ईंटें ले जा रहा है, गिर गया, उसकी डेथ हो सकती है या उसका इंजर्ड हो सकता है, या कुछ उसके सिर के ऊपर गिर गई, उसके शरीर पर गिर गई, है ना, तो ये जोखिम भरा काम है। 6 से 14 वर्ष के किशोर बालकों के लिए काम उचित नहीं है, अतः भवन निर्माण भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। दूसरी बात कहा उन्होंने, बालक नियोजन अधिनियम 1938 में जिन जिन चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन अगर वो जोखिम भरे हुए हैं तो उनको भी इसमें सम्मिलित मान लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे कोई भी बच्चे को नियोजित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें गलत फहमी रहती है। जैसे कभी कभी हम लोग ढाबों पर जाते हैं या हम किसी चाय की दुकान पर जाते हैं, तो एक छोटा सा बच्चा जो 10-12 साल का होता है, वो हम लोगों को चाय सर्व कर रहा होता है या प्लेट उठा रहा होता है या गिलास उठा रहा होता है, और हम उसके मालिक से कह देते हैं कि आप चाइल्ड लेबर एक्ट का, बालक नियोजन अधिनियम का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जोखिम भरे काम से अर्थ यह है कि ना जोखिम भरे काम को वो कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ढाबे पर काम करना है, तो प्लेट उठाना है, प्लेट धोना, ये जोखिम भरा काम नहीं के अंतर्गत नहीं आएगा। या चाय की दुकान पर काम करना है, या किसी दुकान शॉप पर काम करना है, किसी दुकान पर अगर काम करा लिया जाए बच्चे को, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को, तो ये जोखिम भरे काम के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, इसके अंतर्गत काम कराया जा सकता है। एक गलत फहमी समाज में फैली होती है, वो ये सोचते हैं कि 14 वर्ष तक के बालक को किसी भी कार्य को नहीं कराया जा सकता। अब किसी भी कार्य को नहीं कराया जा सकता तो सोच लीजिएगा कि मान लीजिए किसी के घर में शॉप है, दुकान है, और उसके फादर को कहीं पर जाना है, तो अपने बच्चे को 14 साल के बच्चे को या 13 साल के बच्चे को कि बेटा थोड़ी देर बैठ, जरा मैं ये काम निपटा जाता हूँ, तो बच्चा कहेगा नहीं, मेरे 24 का उल्लंघन हो रहा है। नहीं, क्योंकि ये जोखिम भरा काम नहीं है, ये 24 का उल्लंघन नहीं हो रहा है, वो करा सकता है। यह पुश्तैनी काम है, कोई पुश्तैनी काम व्यक्ति कर सकता है। या जैसे सपोज कर लीजिएगा किसी परिवार में वही बच्चा सबसे बड़ा बच्चा है और पिता आय अर्जित करने की स्थिति में नहीं है, तब भी बच्चा काम कर सकता है। लेकिन काम क्या है, जोखिम भरा नहीं होना चाहिए, खतरनाक नहीं होना चाहिए, जो उसकी किशोर में अवस्था के विपरीत हो। इसलिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कारखाने में, खान में या जोखिम भरे काम में। अब आप कह दो कि मान लीजिए कोई काम दे दिया जाए इतना भाड़ा कि अपनी पीठ पर फ्रिज ला दो और लेके चलो, तो वो उसकी अवस्था के विपरीत है, तो ये इसके खिलाफ लग जाएगा। लेकिन अगर बच्चा पानी सर्व कर रहा है या खाना सर्व कर रहा है या प्लेट उठा रहा है, धो रहा है, चाय दे रहा है, दुकान पे किसी सामान उठा के दे रहा है, तो ये जोखिम भरा काम नहीं कहलाएगा, ये 24 का उल्लंघन नहीं होता है। लेकिन समाज में गलत एक भ्रांति फैली होती है कि ये उल्लंघन हो रहा है। दूसरी बात, ऐसा बच्चा जो कि जोखिम भरे काम में नहीं लगा हुआ, जैसे मैं दुकान का एग्जाम्पल दिया, ढाबे का, शॉप का, चाय की दुकान का, इसके जो एग्जाम्पल दिए, इसकी भी कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं। जैसे ऐसी जगह पर बच्चा सिर्फ 4 से लेकर 6 घंटे तक काम करेगा, 4 से लेकर 6 घंटे तक। अगर इससे अधिक काम लिया जा रहा है तो फिर वो 24 का उल्लंघन माना जाएगा। 4 से लेकर 6 घंटे तक काम करेगा। इसके लिए जो नियोजन करने वाला है, जिसने नौकरी दी है,
वो इसके लिए 2 घंटे की शिक्षा कर लेने का, 2 घंटे की पढ़ाई करने का अवसर प्रदान करेगा। मान लीजिए इसकी कक्षा है, इसकी क्लास है, तो बीच में ड्यूटी के दौरान इसको भेज सकता है 2 घंटे। देखिए काम 4 से 6 घंटे ही लेगा, बीच में अगर इसको आवश्यकता है जाने की तो 2 घंटे जाने की अनुमति प्रदान कर देगा। या इवनिंग क्लास में बहुत सारी सरकार की योजनाएं चलती हैं, इसमें इवनिंग क्लास में लोग पढ़ते हैं, उसमें भी इसको भेजा जाएगा। दूसरी बात, इसकी जो पढ़ाई का पूरा खर्चा आएगा, पढ़ाई का जो खर्च आएगा, वो जो नियोजन देने वाला है अर्थात नौकरी देने वाला है वो पूरा खर्चा उठाएगा। 4 से 6 घंटे की ड्यूटी होगी, 2 घंटे पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और पढ़ाई का पूरा खर्चा वो व्यक्ति उठाएगा जिसकी यहाँ पर ये नौकरी कर रहा है। तो ये कुछ शर्तों के साथ बिना जोखिम भरे काम में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को नियोजित करने का अधिकार दिया गया है। इसको चाइल्ड लेबर एक्ट का उल्लंघन नहीं मानते हुए अनुच्छेद 24 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्लियर है? तो कोई आपसे कहे कि साहब बच्चा काम कर रहा हो ढाबे पर हो, वो कह दे कि साहब आप चाइल्ड का शोषण कर रहे हैं, बच्चे का शोषण कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं बच्चे का शोषण, इसका अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि संविधान में जोखिम भरे काम लिखा हुआ था, जोखिम भरे हुए काम जो नहीं है वो किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आप लोगों को स्पष्ट हो गई होंगी, अनुच्छेद 23 और 24। तो पूरी वीडियो देखा करिए आप लोग, है ना, स्किप मत कीजिए करिए, है ना, तो उससे आपको क्या होगा, कुछ ना कुछ तो प्राप्ति होगी। मेरे साथ साइंस की क्लास भी शुरू हो गई है, तो पूरा पैकेज अब आप लोगों को मिलना प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, तो हम अगली कक्षा में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, है ना, पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत सारी जितने भी उसके आयाम हो सकते होंगे सब पर एक बार निगाह मारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीलिम्स और थोड़ी सी डीपली स्टडी, दोनों प्रकार की स्टडी हो रही है जो आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा। तो हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।